हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। साथ में जेई मेंस और जेई एडवांस के जो पी/क्यूज थे उनको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और जेई एडवांस में अगर क्वेश्चन का वेटेज देखें तो जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सर्किट की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। उससे पहले यहां पर जो ये बैच चल रहा है ये फ्री यूट्यूब बैच है, टारगेटेड है जेई 2024 के लिए। साथ में यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ में यहां पर फ्री लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस होंगे, हमारे जो ऐप लॉन्च होने वाला है। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जो भी लेक्चर कंडक्ट हो रहे हैं इन सब के नोट्स आपको यहां टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बात करें कि आज हम लोग कवर क्या क्या करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, तो इंट्रोडक्शन कवर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी डिफाइन की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर देखा जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है इसे पढ़ेंगे। साथ में यहां पर रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, फ्री मीन पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, साथ में मोबिलिटी किसी चार्ज कैरियर की कैसे डिफाइन की जाती है, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं वो समझने से पहले यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे और नहीं लगाया जाएगा तो कैसे मूव करते हैं। तो यहां पर एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, तो यहां पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। तो अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा तो यहां पर अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया जाए, रैंडम मोशन होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में है, तो अगर कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया जाएगा इस कंडक्टर के अंदर तो उससे जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज वो क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। और नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 बनेगा तो हम जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होती है। तो यहां जो करंट होगी वो भी कितनी लिखी जाएगी, वो भी 0 लिखी जाएगी। तो जब भी कभी कोई कंडक्टर दिया गया हो तो उसके अंदर थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो उससे जो टोटल पास होने वाला चार्ज होता है वो 0 रहता है, और टोटल चार्ज जो पास होता है 0 होगा, इसका मतलब वहां करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा तो जितने टाइम में एक तरफ से जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दूसरी तरफ से उतने इलेक्ट्रॉन उसी टाइम में मूव कर जाएंगे, तो ओवरऑल जो चार्ज का फ्लो होगा उस क्रॉस सेक्शन से 0 रहेगा। ओवरऑल चार्ज का फ्लो अगर 0 है इसका मतलब वहां पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज ना होने की वजह से करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन दूसरा केस है जब किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव एंड बनेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा गया है, और ये निगेटिव एंड बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव की वजह से यहां पर एक फील्ड बनेगा राइट साइड में, ये एक्सटर्नल फील्ड बनेगा एक बाहर बैटरी की वजह से, और जो ये फील्ड बनेगा ये फोर्स लगाएगा इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड जो फोर्स लगाता है अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाता है। यहां पर इनके ऊपर फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। तो अब अगर यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन लिया जाए इस कंडक्टर के अंदर तो उससे क्या होगा, नेट फ्लो होने वाला चार्ज क्या 0 है, नहीं, इस बार 0 नहीं है। तो यहां पर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये फ्लो कैसा है, डायरेक्शनल फ्लो है, डायरेक्शनल फ्लो है। और जब फ्लो डायरेक्शनल होता है तो हम उसे कहते हैं करंट। तो करंट को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, जो करंट होता है चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो या फिर वाटर करंट हो, करंट का मतलब होता है डायरेक्शनल फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो।
और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो यहां पर डायरेक्शनल फ्लो किसका होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शनल फ्लो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर करंट होता है। सिमिलरली उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर करंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई कंडक्टर अगर कनेक्ट कर दिया जाता है किसी बैटरी के साथ तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो डायरेक्शनल मोशन देते हैं, करंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर रैंडम मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो वहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करती। यहां पर जो इनकी स्पीड होती है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, इनकी स्पीड को हम कहते हैं थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है 10 to the power of 5 मीटर पर सेकेंड। इतना ऑर्डर लिखा जाता है। इतनी वेलोसिटी होने के बाद भी यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन लिया जाता तो उससे कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं यहां पर इनकी वेलोसिटी लिखी जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं, और इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 to the power of -4 मीटर पर सेकेंड होता है। इतने कम में करंट एग्जिस्ट करती, इतने ज्यादा में करंट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पर करंट एग्जिस्ट करने का ये मतलब नहीं कि वहां पर चार्जेस मूव कर रहे हो, चार्जेस मूव करें लेकिन उनका डायरेक्शनल फ्लो होना जरूरी है, और डायरेक्शनल फ्लो होगा तभी करंट एग्जिस्ट करती है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहां पर देखो डिफाइन कर लिया कि कंडक्टर अगर किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है तो उसमें रैंडम मोशन होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से जीरो, करंट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वहां पर डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज होता है और वहां पर करंट एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में कि यहां पर जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि यहां पर रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। इस रैंडम मोशन की वजह क्या होती है, तो इस रैंडम मोशन की वजह होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अगर एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से क्या करते हैं, ये जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं, जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना किसी कंटेनर के अंदर, वैसे ये जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। और जिगजैग पाथ पर मूव करने की वजह से यहां पर कोई स्पेसिफिक अगर हम क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर हम चूज करते हैं तो उससे नेट फ्लो क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज वो क्या लिखा जाता है, वो जीरो लिखा जाता है। और नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है तो वहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ध्यान रखेंगे अगर कंडक्टर के एंड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मोशन में होंगे लेकिन रैंडम मोशन होगा। इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी वजह होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मतलब जो एटमॉस्फेयर हो। इसकी वजह होती है कि एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी ले लेंगे, एनर्जी लेंगे तो क्या करेंगे, जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। स्पेसिफिक एरिया अगर कंसीडर किया जाता है कोई क्रॉस सेक्शन तो उससे नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है, वहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहां पर डायरेक्शनल फ्लो होता है, अभी हम लोगों ने देखा यहां क्या होता है, डायरेक्शनल फ्लो होता है। और डायरेक्शनल फ्लो होगा तो यहां पर करंट एग्जिस्ट करती है, और करंट एग्जिस्ट करती है तो यहां पर करंट किधर फ्लो करती है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो फील्ड बनता है इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड जो बैटरी बनाती है वो इस डायरेक्शन बनेगा, लेकिन जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, नेगेटिव एंड से क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर रिपेल होंगे, तो ओवरऑल फ्लो बनेगा, तो डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करने के लिए जरूरी नहीं कि वहां सिर्फ चार्जेस चल ही रहे हो, चार्जेस चल रहे हो लेकिन उनका डायरेक्शनल फ्लो होना जरूरी है, तो वहां करंट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। याद रहेगा। तो ये पॉइंट हो गया करंट के रिगार्डिंग कि अगर कोई कंडक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तब कैसा होगा, और ना लगाया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है। करंट डायरेक्शनल फ्लो होता है, चार्ज का है तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, वाटर का है तो उसे हम वाटर करंट कहेंगे। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं यहां पर कि इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है। तो मैथमेटिकली इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी में से डिफाइन किया जाता है। पहला होता है, एक तो होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट। पहला होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट।
एवरेज करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो एवरेज करंट को एवरेज करंट कहते हैं या फिर इसको कहते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी करंट अलग अलग बुक अलग अलग लिखती हैं, तो एवरेज करंट या स्टेडी करंट कह सकते हैं। इसको डिफाइन करते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी। इस तरह से डिफाइन किया जाता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी, इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहां पर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी का मतलब क्या है, यहां से देख सकते हैं कि अगर डेल्टा, इसका मतलब है कि अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू मतलब चार्ज किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो एवरेज करंट लिखी जाती है वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी लिखी जाती है। इसके रेस्पेक्ट में यहां पर चार्ज भी पूछा जाता है कि चार्ज क्या होगा। तो अगर चार्ज की वैल्यू पूछी जाए, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछी जाती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई डेल्टा टी लिखा जाता है। आई डेल्टा टी को ऐसे भी समझ सकते हैं, टी की वैल्यू लिख सकते हैं T2 माइनस T1 से। तो इस तरह से फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एवरेज करंट दे रखी है, टाइम इंटरवल दे रखा है, कितना चार्ज फ्लो करेगा वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि जब पर सेकेंड या फिर टाइम के साथ में चार्ज वेरी ना कर रहा हो। अगर टाइम के साथ में चार्ज वेरी करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, तो करंट भी वेरी करेगी। तो अगर करंट टाइम का फंक्शन होता है तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन किया जाता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी डिफाइन करते हैं, या यहीं पर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगा देते, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसे हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन इसलिए किया जाता है कि चार्जेस अगर वेरिएबल होते हैं, चार्ज अगर चल रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में, वो वेरी कर रहा होगा, तो वहां पर जो करंट बनेगी उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। ये एवरेज करंट हो गई। इस केस के अंदर चार्ज फ्लो पूछा जाए, यहां पर इस केस के अंदर चार्ज पूछा जाएगा, तो अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी हो, यहां से क्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्यू की वैल्यू निकाली जाएगी इंटीग्रेशन आई डी टी से। ये इंटीग्रेशन कहां से होगा, किसी टाइम T1 से लगा करके T2 तक होगा। इस तरह से हम चार्ज फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन के लिए, ऐसा बन जाएगा। तो एवरेज करंट डिफाइन करेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करेंगे तो इस तरह से वैल्यू निकाली जा सकती चार्ज फ्लो की। आईडीटी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जब भी कभी दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके बीच में ग्राफ दिया गया हो और तीसरी की वैल्यू निकालनी हो तो एरिया निकाल लिया जाता है। तो इसको हम बढ़ा के आगे लिख सकते हैं एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। आईटी ग्राफ, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ जो निकल के आएगा उसको हम यहां पर चार्ज की वैल्यू कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, ये हमारे पास निकल के आएगा। मतलब क्या है, दो अलग अलग केस समझते हैं। यहां पर T दिया गया है, इधर दे रखा है I, यहां पर करंट कुछ इस तरह से बढ़ रही है और यहां पर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इतने तक की, 0 से लगा करके T1 टाइम तक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इतना एरिया कवर हो रहा होगा, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर इसके रेस्पेक्ट में करंट ये I0 है तो यहां पर लिखेंगे I0 इंटू में T1 माइनस 0, ये हो जाएगा चार्ज। इस तरह से चार्ज की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह से ना दिया हो, कुछ इस तरह से दिया गया हो ग्राफ, ये वैरी कर रहा हो ऐसा कुछ, तो अगर ये वैरी करेगा यहां पर कुछ इस तरह से, ये हमारे पास क्या होगा, T1 होगा, ये T2 होगा, और यहां पर करंट वैरी कर रही है टाइम के साथ, ये T है, ये I है, ऐसा हो गया। तो यहां पर हमें जब भी चार्ज निकालना होगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर जो चार्ज निकल के आएगा दैट विल बी I ऑफ dt, यहां पर लिख देंगे किसी टाइम T1 से लगा करके T2 तक। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल डिफरेंशन यहां पर लिखी गई है, और अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं बोर्ड के लिए तो लिख सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, पास कर रहा है, इसका मतलब उससे करंट एग्जिस्ट करेगी। और कितनी करंट एग्जिस्ट करेगी, तो उसका फार्मूला हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि कितनी करेगी। तो आई एवरेज लिखते डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी। चार्ज की वैल्यू जो लिखी जाती है T1 से लगा करके T2 I ऑफ dt लिखा जाता है जब I फंक्शन होता है टाइम का।
ठीक है, याद रहेगा। और यहां पर हम लोगों ने बात किया कि जब ग्राफ दिया गया होगा तो ग्राफ आईटी ग्राफ जो दिया जाता है उसका एरिया हमें क्या बताता है, चार्ज फ्लो की वैल्यू बता देता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस टाइम इंटरवल में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेट करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है कि जो डायरेक्शन होती है इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो उनकी वजह से क्या होता है, करंट एग्जिस्ट करती है। पहले समझते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इसकी वजह से यहां पर करंट बनती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी साइड में करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। ये स्टोरी है एक, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी थियरी बना रहे थे तो उन्होंने अजम्पशन लिया था कि जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करती है, क्योंकि उस समय तक थॉमसन नहीं आए थे। थॉमसन ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो पॉजिटिव चार्ज चलता है उसके अपोजिट फ्लो करती है, तो उस समय पर ये आइडिया नहीं था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने इस सारी थियरी को डिजाइन किया था यहां पर हाइपोथेटिकल कन्वेंशन मान करके कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। लेकिन एक्चुअली जो ओवरऑल चार्ज कैरियर चलते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो यहां पर जो करंट फ्लो करती है वो तो डायरेक्शन पॉजिटिव जिधर होगी उधर फ्लो करेगी, लेकिन इस करंट को कहा जाता है, वो कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहते हैं इसे। तो ये कन्वेंशनल करंट हो गई। इस तरह से कन्वेंशनल करंट को डिफाइन किया जाता है। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज चल रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, तो यहां पर जो करंट फ्लो करती है उसके अपोजिट करती है। ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट जो यहां पर फ्लो करती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करती है, कुछ इस तरह से। और इस करंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इसे हम कहते हैं। तो जो ओवरऑल फ्लो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकते, प्रोटॉन मूव क्यों कर सकते हैं, कैसे करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर वो बंधे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के साथ। तो जब वो टाइटली बंधे होते हैं न्यूक्लियस के साथ, मूव नहीं कर सकते, तो ओवरऑल मूवमेंट किसका होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो वहां जो करंट बनेगी इलेक्ट्रॉनिक करंट बनेगी, और यही करंट हमें देखने को मिलेगी। तो इस करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट फर्स्ट लेक्चर है तो यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उन्हें याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर कंडक्शन करंट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो हाइपोथेटिकल करंट बनती है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ओवरऑल फ्लो किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड होता है केवल, उनको हम स्केलर कहते हैं। जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर कहते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती, वेक्टर होती हैं जब वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, अदरवाइज हम उनको टेंसर फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। तो अब तीन फिजिकल क्वांटिटी हो गई, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी साथ में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ या फिर वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल को अगर फॉलो करती है तब उनको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन है और साथ में मैग्नीट्यूड है लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, अलजेब्रिक सम कर लिया जाता है और रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर अगर हम लोग लिखें कि फिजिकल क्वांटिटी ये कैसी है, तो अगर कोई ये मास दिया गया है, m मास है, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर 2 न्यूटन लग रहा है, इधर 3 न्यूटन लग रहा है, और इनके बीच का एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो इसके ऊपर अगर एफ नेट लिखना हो, यहां पर मान लेते हैं किसी प्लेन के ऊपर रखा गया है, तो यहां पर जो एफ नेट लिखा जाएगा, एफ नेट वो क्या लिखा जाएगा, उसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां पर ऐसे लिखते हैं 2ab, और साथ में लिखा जाता है दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मतलब दो अलग अलग वेक्टर बनाए गए हमारे पास फोर्स के, उन दोनों के बीच का एंगल दिया होता है, तो एफ नेट की वैल्यू कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो फोर्स है, जो फोर्स है इसके पास क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, प्लस इसके साथ डायरेक्शन भी देखो फिक्स है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया जाएगा तो इफेक्ट चेंज होंगे, डायरेक्शन है, साथ में ओबे
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ को अगर फॉलो करती है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होना जरूरी है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना जरूरी है। अगर ऐसा फॉलो नहीं होगा तब हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं इधर से करंट आ रही है 2 एम्पियर करंट, इधर करंट जा रही है 3 एम्पियर करंट, तो ओवरऑल इधर से कितनी करंट पास करेगी, तो वो 5 एम्पियर की करंट पास करेगी। इस बात पर यहां पर थीटा कितना दिया गया इससे कोई मैटर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या किया है, इस करंट आई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने 2 + 3 डायरेक्ट कर दिया और ये क्या आ गया, 5 एम्पियर आ गया। तो यहां पर जो सम किया गया है वो सम कैसा है, अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम होगा, इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब हम इसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं ले सकते, वेक्टर तो नहीं है। लेकिन डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो हम इसका कंक्लूजन ये निकालते हैं कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अगर डेफिनेशन पूछता कोई टेंसर फिजिकल क्वांटिटी तो बताएंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। जैसे क्लास 11th में पढ़ा जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कैसा था, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी था। वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज चलता है तो उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, नेगेटिव चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। अगला पॉइंट यहां पर है इलेक्ट्रिक, कुछ नोट पॉइंट यहां पर लिखे गए। इन नोट पॉइंट से पहले यहां पर वापस आते हैं यहां पर, लेकिन इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो याद होगा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। फिर तो पहले यूनिट लिखते हैं, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ऐसे लिखा जाता है अगर पूरा लिखेंगे, नहीं तो इसे हम कैपिटल ए से लिखते हैं। इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, कैपिटल ए लिख सकते हैं या फिर कैपिटल आई लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। और बाकी इसकी यूनिट क्या होंगी, माइक्रो एम्पियर होगा, मिली एम्पियर होगा, तो उन सबको बदलना जानते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी, फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस को ऐसे डिफाइन करते हैं, इस केस में चार्ज इस तरह लिखा जाता है, इस केस में चार्ज इस तरह लिखा जाता है। यहां पर इसकी यूनिट हो गई और इसकी डायमेंशन हो गई। अब इसके आगे हम नोट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि पहला नोट पॉइंट दिया गया है कि अगर कोई ये क्रॉस सेक्शन दिया गया हो, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दिए गए हो किसी कंडक्टर के, ऐसा यहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है वो कम है। तो मान लेते हैं यहां का क्रॉस सेक्शन A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शन A2 है। तो यहां पर V1 से अगर चार्जेस चल रहे हैं और यहां पर V2 से चार्जेस चल रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से। तो यहां पर ऐसा समझ सकते हैं कि V1 जो होगा और A1 जो होगा, इन सबका रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होती है। ठीक है, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा। यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल यहां पर कम निकल के आएगी। वही यहां पॉइंट लिखा गया है, द करंट इज द सेम फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शन। अगर यहां पर आई करंट है, यहां से आई करंट एंटर कर रही है इसके अंदर, इसका मतलब है यहां से आई करंट बाहर निकलेगी, सेम रहेगी, लेकिन चार्ज फ्लोज फास्टर वेयर द कंडक्टर इज स्मॉलर इन क्रॉस सेक्शन, यहां जैसे लिखा है, एंड स्लोवर वेयर द कंडक्टर हैज लार्जर क्रॉस सेक्शन। लार्जर क्रॉस सेक्शन वहां पर स्पीड कम, जहां पर क्रॉस सेक्शन कम वहां स्पीड ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या होता है, कौन ये स्पीड प्रोवाइड कराता है, तो अभी हम लोगों ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस ये स्पीड देता है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रेशर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो चार्जेस को मूव करवाता है कंडक्टर के अंदर। ये प्रेशर लगाता है चार्जेस के ऊपर और चार्जेस मूव करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा,
इसके आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है एज इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर देन पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन होते, पॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से है, तो प्रोटॉन जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो अपनी जगह पर हो सकता है। थर्मल एनर्जी अगर वो ऑब्जॉर्व करते हैं, न्यूक्लियस ऑब्जॉर्व करेगा, तो अपनी जगह पर वो क्या करेगा, वाइब्रेशनल मोशन करेगा। उसके एम्पलीट्यूड डिपेंड करेंगे कि वो एटमॉस्फेयर से कितनी एनर्जी ले रहा है। लेकिन जो ओवरऑल फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ओवरऑल फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं, जो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं ये, वो बताते हैं इसे कंडक्शन करंट। इस कंडक्शन करंट को ही हम लोगों ने अभी नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो धीरे चलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो जो ओवरऑल फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो करंट जो बनेगी उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि जो आई का फार्मूला लिखा जाता है दैट इज क्यू बाई टी लिखते हैं। अगर मान लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो एन ई बाई टी लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन गया। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में करंट लिखी जाती है आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। अब यहां से यह कंडीशन लगाते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर और टी की वैल्यू 1 सेकेंड कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास एन ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू बन जाएगा 1 बाई ई, और 1 बाई ई को लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 लिखेंगे, ये बनता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 बनता है। ये इतनी वैल्यू निकल के आती है। तो अगर ये इतनी वैल्यू निकल के आएगी तो ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि जब भी कभी किसी भी क्रॉस सेक्शन के साथ में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास करेंगे, इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन से लिंक होने वाले जो करंट है वो 1 एम्पियर है। डिफिनेशन ये एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है 1 एम्पियर की, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे एक्चुअल डिफिनेशन, लेकिन यहां पर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं कि जो 1 एम्पियर करंट होती है उसका मतलब ये होता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड अगर इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, इसका मतलब उससे जो करंट लिंक कर रही है दैट इज 1 एम्पियर करंट। डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, तो हर एक सेक्शन के ऊपर जो पाथ बनेगा उस सेक्शन के ऊपर कितनी करंट बनेगी उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहां पर ऐसा ये कोई एक्सेस दिया गया है जिसके सेंटर से पास कर रहा है ऐसा, और यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज है क्यू, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्यों चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसकी रेडियस दे रखी है r। तो यहां पर टाइम पीरियड कितना होगा वो तो निकाल सकते हैं ना हम, तो टाइम पीरियड निकालेंगे t इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी, स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। और करंट क्या लिखी जाती है, करंट का मतलब सिंपली इलेक्ट्रिक करंट से है, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वो लिखा जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम। चार्ज की वैल्यू क्यों, टाइम की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय में v बनेगा, तो यहां से करंट की वैल्यू लिखी जा सकती है q इंटू वी डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उस पाथ के हर एक सेक्शन पर जो करंट बनती है वो लिखी जाती है q v डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो यहां पर I की वैल्यू लिखेंगे ई वी डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर लिखा जाता है। क्यों को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, तो यहां पर लिखना होगा तो लिख लेना फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ई के बराबर हो जाएगी, ऐसा बनेगा। अगर ये जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा राइट साइड में होगा, ऊपर से देख रहे होंगे, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा चार्ज, तो चार्ज अगर क्लॉकवाइज करेगा तो पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज करंट बनेगी, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी। अपोजिट होता देखा था हम लोगों ने अभी। अगला पॉइंट है कि अगर क्यू चार्ज को आर रेडियस की रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है तो किसी भी सेक्शन के ऊपर जो करंट बनती है वो कितनी लिखी जाती है। तो मान लेते हैं ये कोई रिंग है, इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया गया और ये इसका एक्सेस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है यहां पर, और इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो अगर ओमेगा से रोटेट करेगी तो टाइम पीरियड को ओमेगा से रिलेट करके लिखना जानते हैं हम लोग, 2 पाई बाई ओमेगा लिखा जाता है, ये टाइम पीरियड हो गया। और टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे तो यहां से करंट की वैल्यू लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई में टी। क्यू की वैल्यू तो क्यू है, टी की वैल्यू क्या है तो 2 पाई बाई ओमेगा है।
तो यहां से ओवरऑल जो आई निकल के आ रहा है वो हो जाएगा क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर क्यू चार्ज आर रेडियस के पाथ पर वी वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है तो करंट बनती है ईवी या क्यू वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर। और अगर आर रेडियस के ऊपर अगर मूव कर रहा है या कोई रिंग है जो मूव कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली है, तो अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो करंट जो बनती है किसी भी सेक्शन के ऊपर पाथ के वो लिखी जाती है क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर डिस्कशन का है कि कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल रहता है, उसके अंदर करंट फ्लो करती फिर भी। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं कि एक एंड से डेल्टा क्यू चार्ज एंटर कर रहा है, तो अगर डेल्टा क्यू चार्ज किसी टाइम डेल्टा टी में एंटर करेगा तो इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज बाहर भी जाएगा। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो जितना एंटर करता है किसी क्रॉस सेक्शन में किसी टाइम के अंदर, सेम टाइम में उतना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से बाहर चला जाता है। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज पहले जितना था उतना ही रहता है, और पहले जितना था उतना ही अगर चार्ज रहता है तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा या अनचार्ज रहेगा व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, बिकॉज अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग एट वन एंड, एक एंड से जितना चार्ज एंटर करता है इन द गिवन टाइम will be equal to the amount of charge leaving from the other end at the same time। सेम टाइम में जितना चार्ज यहां से लीव करेगा उसी टाइम में उतना चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? अभी जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, मतलब चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। साथ में यहां पर जो कंडक्टर होगा वो करंट फ्लो होने के साथ भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा, याद रहेगा। अगला, इसके बाद में अगले पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं कि करंट कितनी तरह की होती। तो करंट को हम दो तरह से मेनली डिफाइन करते हैं। करंट को दो तरह से डिफाइन कैसे करते हैं? ये बेसिस के किस बेस पर हम डिफाइन कर रहे हैं? तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर हम डिफाइन करते हैं। यहां पर क्या है, ये जो डिवीजन किया गया है बाइफर्केशन, वो डायरेक्शन एंड साथ में क्या है तो इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन्हें अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहली होती है डायरेक्ट करंट, दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट हम डायरेक्ट करंट कब कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट कब कहा जाता है? तो अगर करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं कि वो करंट कैसी है, तो ये करंट कहलाती है डायरेक्ट करंट कहते हैं हम इसे। इसको हम शॉर्टकट में डीसी कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन वेरिएबल डीसी भी होती है एक, उसको भी देख सकते हैं इस तरह से फिगर से कि अगर इधर टाइम टी दिया गया है, इधर करंट दे रखी है और यहां पर कुछ इस तरह से बदल रही है इसकी डायरेक्शन, तो यहां पर ये डायरेक्शन तो इसकी चेंज नहीं हो रही, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो नेगेटिव में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो इसकी है वो क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो यहां पर जो करंट बनती है इसे कहते हैं वेरिएबल डीसी कहा जाता है इसे। और ये करंट बनती कहां है डायरेक्ट करंट? तो जब हम लोगों ने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा था तो वहां पर करंट देखा था, वो यूनिडायरेक्शनल थी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ऐसा नहीं था कभी डायरेक्शन अलग है, पॉजिटिव में तो कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, ऐसा नहीं था, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, वही यहां पर करंट है। तो ये डायरेक्ट करंट होती है। इसका बेस क्या है? तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से करंट को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ये होता है कि डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वेरिएबल डीसी जो होती है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट जो होती है, उसमें मैग्नीट्यूड बदलता रहता है लेकिन डायरेक्शन फिर भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात किया जाए तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन ये दोनों चेंज होते हैं, चेंजेस पीरियोडिकली चेंज हों, लेकिन अगर उसमें पीरियोडिकली चेंज नहीं होंगे तो भी हम उसे ऐसी नहीं कहेंगे। एक गिवन टाइम इंटरवल के बाद ये अपना पाथ उसी तरह से दोहराएं जैसा पहले था, उस तरह का बने। जैसे यहां से लगा करके यहां तक का, इसे कहते हैं 1 AC साइकिल।
1 AC साइकिल। इसके बारे में डिटेल बात की जाएगी जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं यहां से लगा करके यहां तक ये एक साइकिल है। इसी तरह के अलग अलग क्या बनेंगे, इसके अंदर साइकिल्स बनेंगे। उन साइकिल का टाइम इंटरवल अगर सेम रहता है और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी पोलैरिटी रिपीट करती हैं, जैसे यहां पर पॉजिटिव है, यहां निगेटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव बनेगा, फिर आगे वाला टर्म निगेटिव बनेगा, इस तरह से करंट चलेगी। तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। ऐसी करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनाई गई है। यहां पर वेव फॉर्म कुछ ऐसी भी हो सकती है, इधर करंट आई है, इधर टी है, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है, जैसा इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी बनाई जा सकती कुछ इस तरह से, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कुछ इधर चल रहा है, ऐसा इधर टाइम हो गया, इधर हो गई करंट। तो अलग अलग केस में अलग अलग वेव फॉर्म बनती हैं, लेकिन इन जनरल हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म पढ़ना रहता है। तो जब चैप्टर आएगा तब वहां डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे इस चैप्टर में हमारा कंसर्न रहेगा डायरेक्ट करंट के बारे में डील करना। डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट से रिलेटेड जो सर्किट होते हैं, डीसी सर्किट्स, उनके साथ में डील करना रहेगा। ठीक है, तो ये दो तरह की करंट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिफाइन करते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज करंट डेंसिटी। की करंट डेंसिटी क्या होती है? तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं करंट के ही रेस्पेक्ट में, लेकिन हम इसे डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जैसे करंट को डिफाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, क्रॉस सेक्शन के लिए, वैसे इसे डिफाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर कोई छोटा सा एरिया लिया जाता है, उस एरिया को अगर हम करंट के परपेंडिकुलर रखते तो पर यूनिट एरिया कितनी करंट उससे पास करती, दैट इज करंट डेंसिटी। नहीं समझ में आया? समझाते हैं दोबारा से। यहां पर ये करंट पास कर रही है और यहां पर जो एरिया लिया गया है डेल्टा ए, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इसके। और एरिया अगर परपेंडिकुलर, यहां पर जो एरिया लिया गया है ये वाला एरिया, ये एरिया इस आई के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो एरिया का कंपोनेंट आएगा वो एन कैप इधर ही आएगा। एन कैप, ये एन कैप एरिया का वो कंपोनेंट है जो आई के अलोंग लिया जाता है। और आई के अलोंग अगर लिया जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे, करंट डेंसिटी को दो अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। एक तो डिफाइन किया जाता है एवरेज करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, जैसे तो लिखा जाता है लेकिन एवरेज के लिए एवीजी लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिखा जाता है, वो हो जाता है करंट डिवाइडेड बाई में डेल्टा आई लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर वेक्टर में लिखना हो, हमें वेक्टर ऐसे लगाना हो, तो यहां पर एन कैप लगा देते हैं कुछ इस तरह से, जैसा लिख देते हैं। लेकिन ये ओवरऑल किसी कंडक्टर के लिए, किसी क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड है, लेकिन हम इसे डिफाइन किसी लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अगर यहां कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया जाए, सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहां लिख देते हैं करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी अगर लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू di/dt। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसे, ये हो गया। तो छोटा सा करंट और छोटा सा यहां पर di/, ये लिखा जाएगा di/dA, ऐसा लिखते हैं हम इसे। तो इस तरह से हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये ओवरऑल किसी क्रॉस सेक्शन में इस तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एरिया परपेंडिकुलर होगा, तब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी तो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में आता है। तो करंट की डायरेक्शन में आने की वजह से कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में इसकी यूनिट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है, अलोंग इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग इलेक्ट्रिक करंट लिखी जाती है। और इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट यहां से निकाल लेते हैं, I/A। I का मतलब हो जाता है एम्पियर, A का मतलब हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। साथ में अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला जो निकल के आएगा, एम्पियर का तो A लिखा जाता है और इसका बन जाएगा L-2। यहां पर M नहीं लगा तो M 0 लगा सकते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो ये बन जाएगा L-2A1 बन जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला, ये यूनिट हो गई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होती, अलोंग करंट होता है। तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसके डायरेक्शन में हमें इसकी डायरेक्शन देनी रहती है।
तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये तो तब के लिए केस हो गया जब क्रॉस सेक्शन आई के परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऐसा नहीं होगा तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कुछ कि यहां पर जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है वो कुछ एंगल बना रहा है, और जो एंगल बनाएगा तो अगर डेल्टा ए इधर है तो इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसका, ये जो कंपोनेंट बनेगा ये कंपोनेंट क्या लिखा जा सकता है? तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए, और यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये एन कैप की डायरेक्शन है, एन कैप की दिशा में ही हमें लेना रहता है एरिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं एवरेज करंट डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं जे एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो इसे लिखा जाएगा आई, तो आई को हम डेल्टा आई लिखेंगे डिवाइडेड बाय में एरिया, तो डेल्टा ए यहां पर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, यहां क्या लिखेंगे? एन कैप लिख देंगे। कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जब क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर ना दिया गया हो। ये कैसा सेक्शन है? तो इसे हम कहते हैं ऑब्लिक सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन कहा जाता है। ऑब्लिक सेक्शन का हम प्रोजेक्शन लेते हैं क्रॉस सेक्शन की तरफ, वो वैल्यू जो आती है वो यहां लिखी जाती है। करंट डेंसिटी हमें पॉइंट पी पर लिखना हो तो यहां लिख सकते हैं करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर अगर हमें करंट डेंसिटी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो वो लिखा जा सकता है छोटा सा करंट जो पास करेगा दैट विल बी डी आई, और यहां पर लिखेंगे वो क्या लिखा जाएगा? डी ए। यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू में जे लिखेंगे। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से देखो डी आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जे इंटू में डी ए इंटू में बन जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं आई जो निकल के आएगा इंटीग्रेशन बनेगा जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या है? तो किसी भी एरिया के साथ अगर हम इसे डॉट करवा रहे हैं इसका मतलब ये हमारे पास दिया गया है सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। तो जब ऑब्लिक क्रॉस सेक्शन दिया गया होगा तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर जो पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा है कि इस तरह से तो डिफाइन कर लिया कि हम इस तरह से डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी को, लेकिन अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया हो, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो कि हमें फार्मूला हर बार काम में लेना पड़ेगा, फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जब हम लिखते हैं इसे तो वो लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? दैट विल बी आई बाई ए डायरेक्ट। यूनिट क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो आई बाई ए डायरेक्ट लिखेंगे अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया होगा। नहीं दिया गया होगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों केस में जोड़ करके लिख सकते हैं, कोई भी एक केस बनेगा। और अगर नहीं भी बनेगा, वैसा ऑब्लिक सेक्शन होगा, तो कुछ इस तरह से करके हम सॉल्व करके लिख सकते हैं इसे। तो इस तरह से हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसके बराबर होती? तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए आई बाई ए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा गया है, इसको याद रखेंगे। नोट पॉइंट है ये। नोट पॉइंट दिया गया है, करंट डेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पॉइंट होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। किसी पर्टिकुलर इंटायर कंडक्टर के लिए हम इसे डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फील्ड थियरी ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर इसे दोबारा से हम लोग डिफाइन करेंगे और प्रॉपर वे में समझेंगे कि ये किससे रिलेट करती है और इसे कैसे लिखा जा सकता है। जे बराबर सिग्मा ई कैसे निकल के आता है, इन सारी चीजों को समझा जाएगा। तो फील्ड थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो इसे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखेंगे, किसी भी कंडक्टर के किसी पॉइंट के ऊपर जब डिफाइन किया जाता है इसे, तो किस तरह से डिफाइन करते हैं इसे। ये किसी कंडक्टर के पॉइंट की प्रॉपर्टी होती, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती, इंटायर कंडक्टर के लिए हम इसे नहीं लागू करते। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है तो हम मैथमेटिकली लागू कर लेते हैं इसे। अगली हेडिंग हमारे पास है कि अगर कोई भी मेटालिक कंडक्टर दिया गया तो उसमें जो कंडक्शन होता है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें कंडक्टर्स के बारे में, जो कि हम लोग सेपरेट क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि कंडक्टर्स, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंप्लीट की, कंडक्टर्स की किसी भी फील्ड में अगर रखा जाता है तो उसमें बिहेवियर कैसा रहता है। कंडक्टर क्यों होते हैं? तो इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन
अवेलेबल रहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, इनका जो नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10 to the power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में पाए जाते हैं। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर है ना, तो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो वहां पर कुछ रैंडम मोशन भी होता है, लेकिन उनकी वजह से कुछ, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस लगाया गया है तो वहां पर कुछ डायरेक्शनल फ्लो भी होता है जिसकी वजह से करंट बनती है। अब बात करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूजली बाउंडेड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है जिनके ऊपर। और अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक होगा तो उनके ऊपर जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा कम होने की वजह से वो एनर्जी जो पाते हैं, एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी पाएंगे उस एनर्जी से क्या करते हैं, एक्साइट हो जाएंगे तो अपने उस पेरेंट एटम को छोड़ करके उस लैटिस के अंदर मूव करने लगते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट क्यों पढ़ते हैं, प्रोटॉन की वजह से करंट क्यों नहीं पढ़ पाते। तो इन जनरल जो डेफिनेशन लिखी जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की वो ये है कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर की बात करते तो उसके अंदर जो मोशन होता है या ओवरऑल जो मोशन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। रीजन, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं या जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के साथ में टाइटली बाउंड होता है, न्यूक्लियस में टाइटली बंधे हुए होते हैं। और टाइटली अगर बंधे हुए होंगे तो उनका मोशन या उनका मूवमेंट कराना पॉसिबल उतना ज्यादा नहीं सफिशिएंट रहेगी, एनर्जी इतनी हम सप्लाई नहीं कर सकते कि उनका मोशन करवा सकें। तो ओवरऑल जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। हाँ, न्यूक्लियस मूव कर सकते हैं, मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी एक्सिस पर, अपने पॉइंट जहां पर है वो उस पॉइंट के अबाउट वो मोशन में आ सकते हैं वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन वो एनर्जी उन्हें एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ती है। तो कितनी एनर्जी ले रहे हैं इस बात पर वो डिपेंड करेंगे उनके एम्पलीट्यूड कितने हो रहे हैं वाइब्रेशनल के। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं यहां पर न्यूक्लियस, लेकिन जो ओवरऑल कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी वजह से जो करंट बनती है इस करंट को हम क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने कहा इसे कहा जाता है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कहते हैं, कंडक्शन करंट कहा जाता है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों चलते हैं वो भी हम लोगों ने क्लियर किया। यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है, ये जो एटम दिया गया है ये कॉपर का एटम है, यहां पर न्यूक्लियस दिया गया और यहां पर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी ये न्यूक्लियस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, इसका जो फोर्स होता है इसके ऊपर क्या होता है, फोर्स बहुत कम लगता है, फोर्स जो होगा वो बहुत वीक होगा। और वीक फोर्स होने की वजह से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहां से चले जाते हैं। मतलब यहां से जाने का मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ देते हैं, और जैसे पेरेंट एटम को छोड़ेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इनके ऊपर जो चार्ज होता है -1 चार्ज आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस बनेंगे जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। तो यहां पर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से हो पाती है कि अगर कोई कंडक्टर का कोई छोटा सा पीस लिया जाए तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने जो भी एटम्स होते हैं उनके अगल बगल कहीं ना कहीं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर एटम का ही होगा, वो उसके लैटिस के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को कि जो ओवरऑल करंट बनती है वो किसकी वजह से बनती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, प्रोटॉन की वजह से नहीं, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं बनती। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए यहां पर हम लोगों ने दोबारा से उस एग्जांपल को लिया है कि जब रैंडम मोशन हो रहा होता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनका यहां पर जो रैंडम मोशन हो रहा है, इस रैंडम मोशन में जो इनकी स्पीड होती है उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कितनी होती है, ये लगभग में होती 10⁵ मीटर पर सेकंड, जिसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से भी अगर कोई यहां पर क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया जाता है तो इससे नेट फ्लो ऑफ चार्ज ये क्या होता है, 0 होता है। और नेट फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू अगर 0 आती तो यहां पर करंट नहीं बनेगी, करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन उसका अपोजिट है, अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया जाता है किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बन जाते हैं, इसके अंदर एक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है E वेक्टर, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो यहां पर जो फ्लो देखा था अभी हम लोगों ने वो कैसा फ्लो था,
डायरेक्शनल फ्लो, और डायरेक्शनल फ्लो होता है तभी करंट बनती, क्योंकि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट जो भी होता है वाटर का हो चाहे वो चार्ज का हो उसे हम करंट कहेंगे। वाटर का होगा तो वाटर करंट होगी, चार्ज का होगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, जो मूवमेंट होते हैं चार्जेस के, जो मूवमेंट होते हैं इफेक्टिव मूवमेंट किसके होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। तो करंट किसकी वजह से बनेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, या फिर जो ओवरऑल कंडक्शन होता है उन्हीं की वजह से होता है तो उसे हम कंडक्शन करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक ये बात। अब इसके बाद बात करते हैं जो रैंडम मोशन हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट दिया गया है द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ डायरेक्शन इज सेम एज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, उस थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां पर हम एक कोई कंडक्टर का पीस ले लेते हैं। ऐसा कोई पीस है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे भरे हैं ऐसे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मान लेते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इधर से जाकर के इधर इससे गया कोलाइड कर रहा है, उसके बाद में इधर से आया इधर कोलाइड कर रहा है, फिर इधर चल रहा है कहीं पर इससे कोलाइड कर रहा है, और इससे कोलाइड करने के बाद इधर जा रहा है, कुछ इस तरफ कोलाइड कर रहा है, इधर कोलाइड करने के बाद कुछ इधर बढ़ रहा है, उसके बाद इधर चला जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। रैंडम मोशन हो रहा है, किधर भी तरफ हो सकता है। तो ये रैंडम मोशन की वजह से, तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी लिखी जाए, इनकी कुछ डायरेक्शन होगी ना, तो डायरेक्शन के साथ जब इनका एवरेज लिया जाएगा तो यहां पर लिख सकते हैं v एवरेज, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो लिखेंगे, मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम 1/n करेंगे, साथ में जितने भी होंगे उन सब की स्पीड का सम लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहां पर लिख सकते हैं vi वेक्टर। और अगर ऐसा लिखा जाएगा तो यहां से एवरेज स्पीड निकल के आएगी, और रैंडम मोशन होने की वजह से जो एवरेज स्पीड निकल के आती से हम 0 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड से जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे दूसरे साइड से उतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, ओवरऑल एक दूसरे की स्पीड को या कह सकते हैं वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कैंसिल कर देंगे, और वेलोसिटी जब कैंसिल होंगी तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी। तो अगर रैंडम मोशन के बारे में बात करेंगे तो उसी के लिए पॉइंट लिखा गया द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पीड लिखी जाती है वो एवरेज स्पीड हम 0 लिखते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से, क्योंकि यहां पर जब ओवरऑल स्पीड जोड़ी जाएगी तो कोई ना कोई उसे जरूर कैंसिल करवा देगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 बनेगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के प्रिंसिपल को यहां पर इन्वॉल्व किया जाता है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो VRMS वैल्यू लिखी जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका फार्मूला हम लोगों को पता होता है 3kT डिवाइडेड बाय m लिखा जाता है। यहां पर 3 रख सकते हैं, यहां पर 1.38 रख सकते हैं, या 23 रख सकते हैं, और मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात हो रही तो 300 केल्विन रख लेते हैं। यहां पर m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ऐसा लिखेंगे, तो ये वैल्यू ओवरऑल निकल के आती है, इसका जो ऑर्डर होगा 10⁵ मीटर पर सेकंड निकल के आता है, ये VRMS वैल्यू होती है। अभी इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जैसे गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और उनकी एवरेज वेलोसिटी जो लिखी जाती है वो 0 लिखी जाती है। RMS वेलोसिटी जो होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड का। इतनी ज्यादा स्पीड होती है लेकिन फिर भी वहां पर कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दूसरे केस में जब कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वहां पर करंट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ओवरऑल फ्लो होता है, वहां पर डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से करंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट कि जब कभी भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो आई थिंक ये याद रहेगा पॉइंट कि जब कभी भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर होता है मूवमेंट का, उसकी जो RMS वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। ये क्या है? थर्मल स्पीड है। इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी यहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद में अगला एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो रैंडम मोशन से रिलेटेड है। वो पॉइंट दिया गया है फ्री मीन पाथ क्या होता है।
तो फ्री मीन पाथ का कंफ्यूजन पहले दूर करते हैं। मान लेते हैं कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां पर कहीं पर गया और ये पॉजिटिव आयन के साथ में कोलाइड कर गया अपने किसी पॉजिटिव आयन के साथ, उसके बाद इधर चला गया मान लेते हैं, उसके बाद यहां पर गया और इधर अपनी डायरेक्शन बदल के इधर चला गया। तो पहली बार कॉलिजन यहां हुआ, दूसरी बार कॉलिजन यहां पर हुआ, दो अलग अलग बार कॉलिजन हुआ इसका। तो दोनों अलग अलग जो कॉलिजन्स दिए गए होते हैं, इन्हीं के बीच का जो सक्सेसिव कॉलिजन्स होते हैं, दो अलग अलग सक्सेसिव कॉलिजन्स है, इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस लिखा जाता है इसको हम फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्री पाथ। और अगर ऐसे कॉलिजन्स हो रहे हो, लगातार कॉलिजन्स हो रहे होंगे, तो इनका जो मीन होता है, यहां पर जो एवरेज वैल्यू होती फ्री पाथ की, लैम्डा की जो एवरेज वैल्यू होती, इसी को हम कहते हैं फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ होता है और फ्री मीन पाथ को लैम्डा बार से डिनोट किया जाता है। अगर बात करते हैं कि रैंडम मोशन हो रहा होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये कितना होता है? तो ये 10⁻⁻⁹ और ये मीटर होता है, इस ऑर्डर का होता है। ये याद रखेंगे, डाटा भी याद रखेंगे कि जब कभी भी दो अलग अलग सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्री पाथ कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ कॉलिजन्स लगातार हो रहे हैं तो उन सब का जो मीन निकल के आता है, फ्री जो पाथ होगा उसका जो मीन निकल के आता है उसी को कहते हैं फ्री मीन पाथ। इसको लैम्डा बार से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती? तो इसकी वैल्यू होती 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट इसी से रिलेट करता हुआ है, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर टकराया, वापस इधर गया, फिर यहां पर दूसरे से कोलाइड किया, इधर चला गया। तो पहली बार कोलाइड यहां करेगा, दूसरी बार कोलाइड यहां करेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फ्री पाथ कहते हैं। और इसमें जो टाइम इंटरवल लगता है उसी को हम कहते हैं टाउ, और इस टाउ को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसका ऑर्डर कितना होता है? तो -14 सेकंड के ऑर्डर का होता है। रूम टेम्परेचर के बारे में सारी बातें हो रही हैं, तो रूम टेम्परेचर पर इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। और ये वैल्यू जो लिखी जाती है वो 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो वैल्यू कवर करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, उसे फ्री पाथ कहते हैं। लेकिन सभी जो फ्री पाथ होते हैं उनका जो मीन लिया जाता है उसे मीन फ्री पाथ कहा जाता है। साथ में दूसरी तरह से अगर डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, तो रिलैक्सेशन टाइम में सेम वही है, दो अलग अलग जो सक्सेसिव कॉलिजन्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फ्री पाथ कह देते हैं। टाइम जो लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इन सब का जो एवरेज होता है वो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज लिखा जाता है। उसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁻14 सेकंड होता है। और यहां पर जो हम लोगों ने मेन फ्री पाथ को डिफाइन किया, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है। इसके साथ अगला डिफाइन करते हैं यहां पर कि ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जो भी हम लोगों ने देखा था 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती, इतनी कम होती फिर भी वहां पर करंट कंस्टिट्यूट करती है। लेकिन 10⁵ मीटर पर सेकंड होती थर्मल वेलोसिटी, वहां करंट नहीं बनती। ठीक है, तो डायरेक्शनल फ्लो होना जरूरी है चार्ज का। ये जरूरी नहीं कि वहां पर चार्जेस चल रहे हैं तो करंट होगी, उस सरफेस से नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो वही लिखा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया जाता है, यहां पर बैटरी है, बैटरी SL माइनस प्लस, यहां पर ये पॉजिटिव एंड बनता है, यहां पर ये निगेटिव एंड बनेगा। तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये E एक्सटर्नल लगेगा इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं। तो इधर की तरफ जो ये फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शनल फ्लो है, और इस फ्लो की वजह से यहां पर डिफाइन किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ खास नहीं, इसको हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शनल फ्लो जिस स्पीड के साथ चलते हैं, जिस एवरेज स्पीड के साथ चलते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड लिखा जाता है। ये इनका ऑर्डर होता है, याद रहेगा आई थिंक। तो इतना ऑर्डर होता है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन हमें ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, उन पर फोर्स कैसे काम करता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन सारी चीजों को।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। फील्ड जो बाहर से बैटरी लगाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो F निकल के आएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू E वेक्टर लिखा जाएगा। तो यहां पर माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि जब कभी भी कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसके ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो F की वैल्यू माइनस E इंटू E लिखा जा सकता है। यहां से अगर बात करें F को लिख देते हैं एम ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस E इंटू E वेक्टर, इंप्लाइज दैट यहां से ए वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस E वेक्टर डिवाइडेड बाई में M लिखा जाएगा। ये हमारे पास निकल के आएगा वो एक्सेलरेशन जिससे ये एक्सेलरेट होंगे। अभी तो चल रहे थे, रैंडम मोशन हो रहा था, करंट नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे बैटरी अप्लाई की जाएगी, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड के अक्रॉस जाएगा तो यहां पर डायरेक्शनल फ्लो शुरू होगा। उस केस में जो इनके ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, इनके ऊपर जो लगेगा एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा वो माइनस E कैपिटल E वेक्टर डिवाइडेड बाई M लिखा जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे। सही है। तो इस तरह से ये एक्सेलरेट होते हैं। कैसे एक्सेलरेट होते हैं वो पता चल गया, इसका ऑर्डर क्या होता है वो भी पता चल गया। डायरेक्शनल फ्लो होता है, डायरेक्शनल फ्लो होता है तभी करंट एग्जिस्ट करती है, एवरेज वैल्यू होती है। अब इसका एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कंडक्टर। इसमें जो कैपिटल N है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये E इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज हो गया, तो ये E चार्ज हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर दिए गए हैं वो N है। तो अगर बात करते हैं कि N अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में अगर बात करते हैं तो यहां पर जो V एवरेज लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, तो V एवरेज जो लिखा जाता है वो 0 लिखा जाता है। ऐसा लिखेंगे हम, V एवरेज 0 लिखा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं U1 है किसी का, पहले इलेक्ट्रॉन का, सिमिलरली U2 है दूसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का U3 है। इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां पर UN लिखा जाएगा वेक्टर में, और इनका एवरेज लिखेंगे तो क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। यही पॉइंट हुआ कि जब भी कभी हम फील्ड के एब्सेंस में बात कर रहे होंगे तो यहां पर जो चार्जेस मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, रैंडम मोशन में। और रैंडमली अगर मूव करेंगे तो यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी लिखी जाती, थर्मल स्पीड या वेलोसिटी, वो 0 लिखी जाएगी। ऐसा हो गया। अब इसको देखो यहां से सॉल्व करते हैं आगे। अब अगर फील्ड लगाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, फील्ड के प्रेजेंस में अगर बात करें तो फील्ड के प्रेजेंस में इनके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा, वो क्या होगा, माइनस E वेक्टर डिवाइडेड बाई में M। इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा इनके ऊपर, अभी हम लोगों ने निकाला यहां पर, ये एक्सेलरेशन होगा। तो अगर इतना एक्सेलरेशन लगेगा इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो ये ड्रिफ्ट होंगे, मतलब कुछ ज्यादा एक्सेलरेट होंगे। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे V1, मान लेते हैं पहले की वेलोसिटी अब V1 हो गई, तो V1 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा U1 वेक्टर प्लस A, यहां पर टाउ 1 लिखा जाएगा, यहां पर A वेक्टर रहेगा। साथ में यहां पर अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन का लिखें V2 इज इक्वल टू, तो इसे लिखेंगे U2 प्लस A वेक्टर इनटू में टाउ 2 लिखेंगे। सिमिलरली अगर n नंबर होंगे तो Vn वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे UN वेक्टर प्लस में लिखा जाएगा A वेक्टर इंटू टाउ n लिखा जाएगा। टाउ n में ये कैपिटल N होगा। तो अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ड्रिफ्ट होंगे तो उनके पास कुछ अलग एक्स्ट्रा भी उनके पास में वेलोसिटी आएगी इस फील्ड की वजह से, उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो क्या बनेगा, देखो यही कहा गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, तो लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons move towards the positive end of the conductor under the influence of, यहां पर क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कैसे मूव करते हैं उनका एवरेज होगा। तो यहां गया है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब मूव करेंगे तो ये वेलोसिटी होंगी, इनका एवरेज हमें चाहिए। तो अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो यहां से हम डिफाइन करते हैं एवरेज को कुछ इस तरह से, V एवरेज। तो V एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, ड्रिफ्ट के बराबर होगा। और इसको डिफाइन किससे करेंगे, तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर
प्लस डॉट 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 यहां पर प्लस वी एन वेक्टर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय में एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, कैपिटल एन से। अब यहां पर वी डी वेक्टर निकल के आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इसको ऐसे लिखा जाता है, v1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहां पर u2 वेक्टर लिखेंगे प्लस ए टाउ 2 लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे un वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू में टाउ n आ जाएगा और n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N होगी और डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N। यही तो बनेगा, देखो v1 v2 v3 की वैल्यू ये आई, इन सबको जोड़ना है, n से डिवाइड कर देना है, जोड़ के n से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 u कैपिटल N वेक्टर और डिवाइडेड बाय में n को बांट देते दोनों तरफ, यहां n चला गया, प्लस यहां पर a वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ कैपिटल N बन जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय में यहां क्या बनेगा, कैपिटल N। देखो कैपिटल N को भी बांट दिया, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, VD वेक्टर की, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, ये क्या लिखा गया है, ये तो वही वैल्यू हो गई, यहां पर वापस आओ, ये वैल्यू क्या है, जब फील्ड नहीं रहता है तो इनकी जो नेट एवरेज वैल्यू लिखी जाती है वेलोसिटी की, जो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लिखी जाती है वो तो थर्मल वेलोसिटी होती है ना, तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर इनटू में, ये क्या है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हम टाउ नाम दे लेते हैं, तो यहां से वीडी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो वीडी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर इनटू में टाउ। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अगर यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो वीडी वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे ए की वैल्यू, वापस आओ, ए की वैल्यू क्या है, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम बन जाएगा, इनटू में टाउ लिखेंगे और यहां पर वीडी जिस डायरेक्शन में है ई उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, तो इस रिलेशन को कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। यहां पर क्या है, ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम है ये। रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो यहां से बता सकते हैं। साथ में यहां पर ये रिजल्ट भी निकल के आया कि जो वीडी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वो ए वेक्टर इनटू में टाउ लिखा जाता है। माइनस साइन ये बताता कि ई वेक्टर जिधर लगा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो कैसे लिखा जाता है। अब्सेंस में क्या होगा, एवरेज 0 रहेगा, फील्ड लगाया जाएगा, ड्रिफ्ट होंगे, उनका एवरेज जो लिखा जाएगा उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट है वीडी इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू टाउ, जहां टाउ क्या होता है, एवरेज जो टाइम होता है सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, वो वैल्यू लिखी जाती है टाउ की। यहां पर ये रिलेशन आ गया। अब इसको हम आगे रिलेट करते हैं अगले टर्म के साथ, दैट इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी का मतलब ये होता है, डेफिनेशन लिखी जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पर लिखते हैं मोबिलिटी, इसको लिखा जाता है म्यू से, इज इक्वल टू लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मींस वीडी डिवाइडेड बाय में ई। ये हम इस तरह से इसे डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। और मोबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस किसी भी चार्ज कैरियर के पास, उस तरह से डिफाइन कर लिया गया। अब ये ठीक है, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहां पर इसको न्यूटन पर कूलम में लिख सकते हैं, या फिर हम न्यूटन पर कूलम में ना लिखकर वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं। यूनिट अभी बाद में देखते हैं, अभी देखते हैं कि वीडी का रिलेशन हमारे पास क्या निकल के आया है। तो वीडी का रिलेशन हम लोगों ने देखा वो आया है ए इंटू में टाउ। ए की वैल्यू क्या आई है, तो ई बाई एम इंटू में निकल के आया है टाउ। और यहां से अगर हम वीडी की वैल्यू निकालेंगे, वीडी की वैल्यू इस फार्मूले से, तो वो निकल के आएगा म्यू इंटू ई, यही बनेगा। ये वीडी की वैल्यू, यहां से ये वीडी की वैल्यू आ रही है, दोनों को अगर इक्वेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय में एम इंटू टाउ इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख पाएंगे इसे म्यू इंटू ई। यहां से देखो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई टाउ
डिवाइडेड बाई में m बन जाएगा। E और टाउ तो कांस्टेंट होते हैं, तो अगर E और टाउ कांस्टेंट होंगे इसका मतलब जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, मास के, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो इसका सिंपल ये मतलब है जिसका मास ज्यादा होगा इंप्लाइज दैट उसकी मोबिलिटी कम होगी, और इसका वाइस वर्सा सही है, और जिसका मास कम होगा उसका जो मोबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब है मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये ओवरऑल ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये वाला जो फार्मूला निकल के आया है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, कैसे निकल के आया याद रखना है। यहां से हम वीडी निकालेंगे और वीडी का एक्सप्रेशन जो अभी कैलकुलेट किया दोनों को जब बराबर करेंगे तो वहां से म्यू की वैल्यू निकल के आएगी ई टाउ बाई एम। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तो होता, साथ में होल्स भी होते हैं। तो होल का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, इससे रिलेटिवली उनकी जो स्पीड होती है या जो उनकी मोबिलिटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से कम रहती है। अब आगे बात करेंगे उनके बारे में, तो यहां पर सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के साथ में होल्स भी मूव करते हैं, लेकिन होल्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं और यहां पर जो होल्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते। होल्स का मतलब ये होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, ओवरऑल जो मूवमेंट देखने को मिलता है वहां भी इलेक्ट्रॉन का ही मिलता है, लेकिन वहां पर दिखाई देता है हमें होल की होल चलता हुआ दिखता है। होल क्या होता है इन सबके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग जब वहां पर पहुंचेंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के टाइम। लेकिन मोबिलिटी किसी चार्ज कैरियर की इस तरह से डिफाइन की जाती है। अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं इधर दो अलग अलग केस में कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो इसे लिखेंगे ई टाउ डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे ई टाउ डिवाइडेड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मोबिलिटी समझ में आई, किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बराबर लिखी जाती है। तो डेफिनेशन में लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो वो मोबिलिटी लिखी जाती है। वीडी डिवाइडेड बाय में ई लिखा जाता है, फार्मूला जो निकल के आता है वीडी का वो ये निकल के आता है। जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसको दोबारा रिलेट करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इतना फार्मूला काफी है, इतना याद रखना है, ठीक है। ओम्स लॉ में हम इसे आगे दोबारा से जनरलाइज करेंगे। अगला यहां पर रिलेशन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है और भी इंपॉर्टेंट रिलेशन जेई के लिए भी है, कि जब कभी भी हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिले कि हम करंट को रिलेट करना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो वो कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वो वीडी स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल ले लेते हैं, dt टाइम इंटरवल यहां से यहां का है, तो dt टाइम इंटरवल में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, तो dt टाइम इंटरवल में इनकी वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आएगी तो vd इनटू में क्या लिख सकते हैं dt, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डिफाइन कर लेते हैं स्मॉल n से। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर लिया। और इसका जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है दैट इज ए। तो ये बता सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ dt टाइम में कितना चल जाएगा, तो vd इंटू में dt चल जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो है स्मॉल n। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं n से मल्टीप्लाई करा देंगे, a इंटू vd इंटू में dt लिखा जा सकता है, देख सकते हैं। ये था वॉल्यूम, और वॉल्यूम को n से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और हम लोगों को पता है करंट I जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, dq बाई dt लिखी जाती है। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा ये नंबर हो गए, और नंबर में से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनटू में ई लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, n इंटू वी डी इंटू ए इंटू डी टी, और इंटू में लिख देंगे ई, ये हो गया चार्ज।
ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कराया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, चार्ज निकल आएगा और ये dq चार्ज आ जाएगा। तो dq बाई dt करेंगे, तो dq बाई dt करेंगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी NeAVD। ये देखो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। क्या रिलेशन होता है? तो वो होता है NeAVD। N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से अगर हम I बाई A को एक साथ कर लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो I बाई A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो NeVD लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए I बाई A को क्या लिखा जाता है? J लिख देंगे, तो यहां बन जाएगा NeVD। तो ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी, और ये करंट डेंसिटी है और इधर क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आएगा। एक बार दोबारा से फिर से समझा देते हैं। इससे पहले क्या करना है, एक हमें छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेना था जिसकी वैल्यू a थी और उसमें दो अलग अलग डिस्टेंस लेनी थी। vd से अगर कोई चलेगा dt टाइम में तो vd इंटू dt चल जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो n से मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। उसको जब e से मल्टीप्लाई कराएंगे चार्ज निकल आएगा, dq बाई dt से करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये NeAVD, ये फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी फार्मूला याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, J बराबर सिग्मा E होता है, उसको हम आगे डिफाइन करेंगे जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास अब तक रिजल्ट क्या निकल के आए हैं? तो रिजल्ट निकल के आया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं मोबिलिटी। अभी इसके बारे में बात किया। साथ में अभी हम लोगों ने देखा कि जो I की वैल्यू निकल के आती दैट इज NeAVD लिखा जाता है, और इन केस ऑफ करंट डेंसिटी हम उसे J लिखते हैं, J बराबर लिखा जाता है NeVD। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये होता है रिलेशन किसके किसके बीच में? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन लगाना हो, इन फार्मूलों से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, देखो ये होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। जितने भी फार्मूले अब तक निकले वो सब लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो लेंथ दे रखी है, यहां पर L दे रखा है, साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, A दे रखा है, कनेक्टेड टू 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, V दे रखा है। साथ में यहां पर कहा म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो म्यू दे रखा है 10⁻⁻6 वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, और E की वैल्यू दे रखी कूलम, और N दे रखा है इन्होंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूछा क्या है? करंट की वैल्यू बताओ। तो I इज इक्वल टू क्या अभी फार्मूला बना? NeA, और इसे क्या लिख सकते हैं? VD लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास VD नहीं पता तो VD को रिलेट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है VD बाई E लिखते हैं। तो यहां से VD क्या निकाल लेंगे? तो वो निकल के आएगा म्यू इंटू में E। बोलो सही है, ऐसा बन जाएगा। तो VD की वैल्यू म्यू इंटू लिखेंगे तो लिख देते हैं यहां पर I इज इक्वल टू बन जाएगा N इंटू A। VD की वैल्यू लिखी जा सकती है म्यू इंटू E, ऐसा लिखेंगे। और म्यू इंटू ई जैसे लिखेंगे तो ई की वैल्यू हमें फिर से पता नहीं है, तो यहां NeA इंटू म्यू लिख देंगे, और ई की वैल्यू क्या लिखी जाती है? V डिवाइडेड बाई में L लिख देंगे। ये फार्मूला कंप्लीट बन जाएगा। इसमें जो भी वैल्यू यहां पर दे रखी सारी वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी को डील कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बात किया कि करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। साथ में हम लोगों ने यहां पर रिलेशन पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ। उसके बाद में यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ में क्या रिलेशन आता है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये रिलेशन का फार्मूला था कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। साथ में यहां पर ड्रिफ्ट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होते हैं, उन पर फोर्स कैसे काम करता है, एक्सेलरेशन कैसे आता है। साथ में रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस किया, ऑर्डर देखा, फ्री मीन पाथ को डिस्कस किया, उसका भी ऑर्डर देख लिया, और रैंडम मोशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे उनको सबको हम लोगों ने कवर कर लिया। साथ में यहां पर देख लिया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब जो ओवरऑल कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता। ये समरी है, याद रखेंगे। करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया हो लेकिन वो ऑब्लिक सेक्शन हो, यहां पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया हो, ऑब्लिक सेक्शन ना हो, तो अगर परपेंडिकुलर होता तो भी डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल जो वैल्यू लिखी जाती है वो I बाई A लिखते हैं अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया होगा। साथ में यहां पर डायरेक्ट करंट के बारे में बात किया, यहां पर ओवरऑल जो कंडक्टर होता है न्यूट्रल रहता है अगर करंट फ्लो करती है।
अगर किसी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है तो आई की वैल्यू क्यू ओमेगा बाई 2 पाई लिखी जाती है, और अगर कोई चार्ज मूव करता है रेडियस में वी वेलोसिटी से तो करंट बनती ईवीआर बाई ईवी डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर। यहां पर कंडक्शन करंट को डिफाइन किया गया, साथ में यह भी देखा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड पास करते हैं तो उससे कितनी करंट पास करेगी, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे तो उससे करंट जो पास करेगी वो 1 एम्पियर होगी। यहां पर बात किया कि जहां पर क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर चार्ज की स्पीड ज्यादा होती है, जहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है वहां स्पीड कम होती है। डिफरेंस ये क्यों लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगता है। साथ में यहां पर देखा कि ये टेंशन फिजिकल क्वांटिटी होती कैसे होती है, इसका डिस्कशन किया गया। डायरेक्शन पढ़ा, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ा, मैथमेटिकली करंट को डिफाइन किया, चार्ज कैलकुलेट करना सीखा, और यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस लगा करके कंडक्टर और बिना पोटेंशियल का डिफरेंस लगा करके कंडक्टर के अंदर चार्जेस कैसे मूव करते हैं, इन सबके बारे में बात किया। तो ये सारे टॉपिक थे जिनको हम लोगों ने आज रिलेट किया इस क्लास के अंदर। अगली क्लास में हम लोग ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, साथ में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाएगा, टेम्परेचर पर उसकी डिपेंडेंस क्या होती है, टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी करता है, इन सब के बारे में डिटेल बात की जाएगी। तो ये क्लास थी आज की जिसमें हम लोगों ने डिटेल बात किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डिफाइन कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ करंट कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारी चीजों को कंप्लीट किया। अगली क्लास में ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।